तपोवन और रेणी गांव में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है। आपको सबसे पहले दिखाते हैं आज पूरे दिन आपदा प्रभावित क्षेत्र में क्या क्या हुआ। तपोवन में सुरंग में दिन भर की जद्दोजहद के बाद आखिरकार ड्रिल का काम फिर से शुरू कर दिया गया है। बड़ी मशीन के हाइड्रोलिक पाइप के लीकेज की वजह से काम बंद कर दिया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ रेणी गांव के पास ऋषि गंगा पर वैली ब्रिज बनाने के काम भी तेजी से चल रहा है। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुरंग में ड्रिल का काम फिर से शुरू हो गया है। बीच में यह काम रोका गया था, अब दोबारा सुचारू है और ऋषि गंगा पर वैली ब्रिज बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। दरअसल तपोवन की सुरंग में कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट काम कर रहे 39 मजदूरों के सुरंग के अंदर फंसे होने की आशंका है, जिनकी खोजबीन जारी है। प्रशासन का कहना है कि सुरंग के अंदर अभी तक 136 मीटर तक मलबा साफ किया जा चुका है, तो वहीं अब ड्रिल के जरिए भी मजदूरों की लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। सुरंग में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। अभी 136 मीटर तक मलबा साफ किया जा चुका है और आगे भी सर्च ऑपरेशन जारी है। नीचे है तो मलबा, पर उसमें प्रेशर हाई नहीं है, तो वो बड़ी शाफ्ट खोदेंगे 1 फुट की शाफ्ट को ड्रिल कर, मतलब उसमें रास्ता बनाएंगे। उसका काम अब वो शुरू कर रहे हैं। और इधर हमारी ये जो बड़े वाली टनल है उसको खोलने का काम जारी है। ठीक है, वो 140 मीटर पॉइंट पे पहुंच गए हैं, तो वो उन्होंने खुद एस्टेब्लिश किया नाप के एनटीपीसी ने, तो उसमें हमें प्रोग्रेस लग रही है कि काम में प्रगति है। आपको लगता है इसमें कोई ब्रेक थ्रू मिल जाएगा आज? अब उम्मीद ही कर सकते हैं, का तो क्या कह सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा जो मशीन भी अंदर जो काम कर रही है थोड़ा तेजी से होने लगा है। तो रेणी गांव के पास बना पावर प्रोजेक्ट आपदा के दौरान ध्वस्त हो गया है। एबीपी गंगा के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सात फरवरी को जोशीमठ में आई तबाही के बाद हालात अभी तक संभले नहीं। रेणी गांव के पास ऋषि गंगा पर बना पुल आपदा में तबाह हो गया था। आवाजाही के लिए अब इस जगह पर वैली ब्रिज बनाने की तैयारी हो रही है। ये रेणी गांव है जहां पर आपदा आई थी, जहां पर बिल्कुल विध्वंस हो गया। जहां हम खड़े हैं यहाँ पावर हाउस था, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट यहीं था जहां हम इस समय खड़े हैं। दलदली जमीन है, बहुत मुश्किल है। मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ एक्सक्लूसिवली दिखाऊंगा, अब जो अभी किसी भी माध्यम से लोगों के सामने नहीं आई होंगी। तो पहले एक जो सामान्य चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वो सामने आप देखिए। सामने वो एक अप्रोच बनाया जा रहा है और उस अप्रोच के बाद एक अप्रोच इधर बनाया जा रहा है। और ये अप्रोच रोड, ये अप्रोच बनने के बाद आप ये देखिए किस युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। रेणी गांव के पास वैली ब्रिज बनाया जा रहा है। पुल के अप्रोच तैयार किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये वैली ब्रिज जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए उस पावर प्रोजेक्ट के अगर कहीं निशान बचे हैं तो वो पाइप देखिए, वो ड्रेनेज पाइप वो जो सामने है, उससे ऊपर वो लोहे की एक वो जो ग्रिल ऊपर तक गई है। और उसकी तरफ जो आपको बहुत वो एक बड़ा सा एक सुरंग का मुंह दिख रहा है, वो सुरंग है। ये इस पावर प्रोजेक्ट की सुरंग थी, ये इस पावर प्रोजेक्ट की सुरंग थी। यहाँ से पानी आता था, ये पावर हाउस था, यहाँ पानी गिरता था और यहाँ मशीनें चलती थी और विद्युत उत्पादन होता था। पुल नहीं होने से अब सबसे बड़ी समस्या नदी के उस ओर जाने की है। आवाजाही का रास्ता नहीं है, इसलिए रेणी समेत कई दूसरे गांव का संपर्क कटा हुआ है। मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन में ये वैली ब्रिज शुरू हो जाएगा और ये जो हमारा सड़क मार्ग से ये संपर्क कट गया है चाइना की तरफ वाले हिस्से से, वो जुड़ जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए रेणी गांव से अजीत सिंह राठी। तो रेणी गांव के पास वैली ब्रिज बनाया जा रहा है, इसी पर देखिए हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ
अजीत सिंह राठी की एक खास रिपोर्ट। 7 फरवरी को आई आपदा ने रैणी गांव को बहुत भारी क्षति पहुंचाई। यहीं एक पावर प्रोजेक्ट था जो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया। अब यहाँ क्या क्या हो रहा है मैं अपने कैमरे के नज़र से आप लोगों को दिखाता हूँ। तो उधर आप देखेंगे कि वो पुल ढह गया था और उस पुल के बनने में भी समय लगेगा। और ये चूँकि रेगुलर कंस्ट्रक्शन है तो इसको तो बनने में समय लगेगा, लेकिन यहाँ से ये बैली ब्रिज बनाने की ये अप्रोच बना ली गई है। इसके बाद फिर उसका अलग से काम होगा और उससे आगे एक हरा रास्ता आप देख सकते हैं, इधर फाउंडेशन तैयार कर दिया है। तो वो एक ट्रॉली पुल भी बनाया जा रहा है, यानी ट्रॉली पुल, बैली ब्रिज और फिर उसके बाद में पक्का निर्माण होगा। तो बैली ब्रिज से लोगों का अभी ट्रॉली से थोड़ा बहुत सामान या लोगों को लाने और ले जाने का काम शुरू होगा, क्योंकि बैली ब्रिज में भी 15 से 20 दिन का समय लगना है। ये जहाँ ये 2 JCB मशीन यहाँ पर जो खड़ी हैं, ये JCB मशीन यहाँ पर कैंटीन थी, यहाँ आवासीय परिसर थे और यहाँ जिस दिन आपदा आई उस दिन तकरीबन 68 लोग यहाँ पर थे। तो अभी कुछ लोगों ने भागकर यहाँ से जान बचाई और बाकी का अभी कहीं अता पता नहीं है। कल यहाँ GM प्रोजेक्ट थे, उनकी डेड बॉडी आधी कटी हुई मिली है। ये इधर राहत का काम चल रहा है। JCB, BRO की और NDRF की टीम यहाँ लगातार लगी हुई है। ये सामने प्रोजेक्ट की ये सुरंग थी और ये सब आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये बर्बाद हुआ है। तो यहाँ पर ये दिखाने की बात है कि किस तरह से यहाँ पर राहत के काम चल रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर तबाही हुई। आप चारों तरफ मशीनों के गड़गड़ाहट देख सकते हैं, कितनी गड़गड़ाहट हो रही है, किस तरह से तेज़ी से काम चल रहा है। लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है और बहुत जटिल है, आसानी से उसको पार पाना संभव नहीं है। फिर भी कोशिशें जारी हैं। उम्मीद रखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ रैणी गांव से अजीत सिंह राठी। तो रैणी गांव के पास बना पावर प्रोजेक्ट पर इस आपदा में तबाह हो गया है। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोग भी लापता हैं, जिनकी खोजबीन के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। मगर मौके पर मलबा इस कदर जमा है, उसमें अंदर से कुछ भी खोज पाना बेहद मुश्किल है। यहाँ पे लगातार हम JCB के साथ अपने रेस्क्यूअर के साथ काम में लगे हुए हैं और यहीं पे हमें प्रोजेक्ट हेड इस प्रोजेक्ट के मिले हैं। तो जो भी संभावित जगह बता रहे हैं वहाँ पे हम अपना सर्च अभियान को लगातार भागों में जारी रखा हुआ है। अभी तक 5 डेड बॉडी मिली है। कल जो यहाँ इस प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर साहब जो शहीद हो गए इस धाराशाही में, बसरत अहमद साहब का भी बॉडी मिली थी। तो अभी जो प्रोजेक्ट जहाँ पे हम अभी जो फोकस किया हुआ है, जिस जगह पे हम सर्च कर रहे हैं, वहाँ पे संभावना है, चूँकि पूरी की पूरी बैरक वहाँ पे आके सिमट गई है। तो आपदा के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं जोशीमठ में आई आपदा को लेकर अब विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि ना तो आपदा प्रभावित क्षेत्र में कोई सुविधा नजर आ रही है और ना ही रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई तत्परता। लगातार यहीं रह रहा हूँ, पूरे बड़ौदा काल से यहीं हुई, बत्ती सब यहीं पर है। तपोवन में लोगों का ये गुस्सा रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर है। नाराजगी इस बात से है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कामयाबी क्यों नहीं मिल रही। एक तरफ आम आदमी का धैर्य जवाब दे रहा है, तो वहीं अब विपक्ष भी इस ऑपरेशन के बहाने सरकार को घेरने में लगा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार आपदा से निपटने में फेल हो गई। देश के लोग अपने परिजन को ढूंढते हुए आ रहे हैं और वहाँ पर ना कोई कंट्रोल रूम सरकार द्वारा स्थापित किया गया। उस कंट्रोल रूम में जाते उनसे लोग पूछते कि भाई आपके परिवार की क्या समस्या है, कौन है, क्या है। कंट्रोल रूम से पूछताछ करते, उनके बैठने तक के लिए कोई व्यवस्था नहीं। सरकार का इसमें जो है, इस कार्य में मैं नाकामी मानता हूँ कि आपदा आ गई, लेकिन आपदा के बाद भी 2013 त्रासदी हमारे साथ में केदारनाथ जी की रही। उसके बाद जो है कि इस आपदा में भी खाली 2 JCB लगा देना और सबों को नहीं ढूंढ पाना, क्योंकि आज भी 166 सब लापता है जो सरकार के आंकड़े हैं। विपक्ष के आरोपों पर भाजपा का बयान आया है। भाजपा का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसीलिए वो आपदा को सियासी हथियार बना रहा है। कांग्रेस की मजबूरी है कि उन्होंने हर काम का विरोध करना ही करना है। आज से टनल में जो लोग फंसे हुए हैं, जो हानि हो रही है, उनके प्रति इनको सांत्वना व्यक्त करनी चाहिए। सरकार अपनी तरफ से पर्याप्त प्रयास कर रही है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और सरकार को। उन्होंने तत्काल प्रभाव से 2 घंटे के अंदर ही
सेंटर से मदद मांगी और मदद कार्य लगातार वहाँ चल रहे हैं। नाराजगी सिर्फ विपक्षी दलों की ही नहीं है, आम आदमी का गुस्सा भी उबाल मार रहा है। इस आपदा ने प्रदेश को ऐसा जख्म दिया है जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सके। सरकार का दावा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कोताही नहीं बरती जा रही, मगर विपक्ष इस मुद्दे के बहाने अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहा है। एबीपी गंगा के लिए कोटद्वार से गिरीश, टिहरी से अंकित के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। आपदा को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी सवाल उठाए हैं। उधर रेणी गांव से ऊपर एक झील बन गई है, इस पर भी हरीश रावत का बयान आया है। उसमें मैं चिंतित हूँ कि आज छठा दिन है और हम अभी तक उन तक नहीं पहुँच पाए हैं। आज तकनीक का युग है और तकनीक के युग में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अभी लोग फंसे हैं, रेस्क्यू वर्क चल रहा है। मैं बहुत ऐसी कठोर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ इसका अर्थ ये नहीं है कि जो स्थितियाँ हैं वो ठीक है। लोगों ने ये जानकारी दूसरे दिन ही दे दी थी और मैंने ये जानकारी गांव वालों के द्वारा दिखाए गए फोटो के आधार पर चीफ सेक्रेटरी को बता दिया था। इसलिए कहना कि कोई जानकारी नहीं थी गलत है। हाँ, सरकार ने उसको एक्नॉलेज नहीं किया था, उसको स्वीकारा नहीं था और अब उन्होंने झील के अस्तित्व को स्वीकार। रेस्क्यू पर विपक्ष ने उठाए सवाल। चलिए अब बात महाकुंभ की। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर अब संतों के बीच ही तकरार हो रही है। बैरागी अणी अखाड़े ने बड़ा आरोप लगाया है, जिसके बाद अखाड़ा परिषद का बयान आया है। बाकी जगह हम देख रहे हैं कि धड़ाधड़ रात दिन काम चल रहा है। पूरा मेला प्रशासन और सरकार उन लोगों के पीछे लगी है। अधिकारियों के मन में क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक रहा बात वैष्णव और शिव में, राम और शिव को कोई भी अलग नहीं कर सकता। हरिद्वार महाकुंभ से पहले ही संतों के बीच तकरार हो गई है। अभी तक तो संतों का गुस्सा मेला प्रशासन पर ही था, मगर अब वो एक दूसरे पर भी आरोप लगा रहे हैं। बैरागियों के ऊपर कोई किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जाता था। आप देख लीजिए, बैरागी कैंप में कोई सुविधा ना शासन प्रशासन ना कोई किसी तरह का सुध ले रहा है। वर्तमान में जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं और आपके शहरी विकास मंत्री भी हैं, एमएलए भी हैं, वो तमाम और बाकी अखाड़ों में तो चक्कर लगाते हैं, मत्था टेकते हैं, लेकिन किसी बैरागी वैष्णव प्रतिनिधि हो या श्रीमान तो किसी के पास जाने की वो मतलब ये नहीं करते हैं, क्योंकि उनको समझता है कि बैरागी कुछ है ही नहीं। कई बार हमने मेलाधिकारी से भी इस विषय में चर्चा की थी, माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा की थी कि वैष्णव अखाड़े जो तीनों अनिया हैं उनको सुविधाएं भी दी जाएं और उनके यहाँ कोठार है, भंडार है, जहाँ अपना वो राशन पानी रख सकें, ये व्यवस्था तत्काल कराई जाए। बाबा हठ योगी का आरोप है कि कुंभ के दौरान कुछ खास अखाड़ों को ही सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे संतों में आक्रोश है। गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि अखाड़ा परिषद के खिलाफ भी नाराजगी सामने आने लगी है। नाराजगी के बाद अखाड़ा परिषद का बयान भी आया है। आप दिव्य और भव्य कुंभ का जो सरकार भी कह रही कि होगा, वो कहाँ से होगा? नहीं होगा। तो अखाड़ा परिषद भी, क्योंकि इनको 1-1 करोड़ रुपया लेना था, बैरागियों को तो अभी तक एक नया पैसा भी नहीं आया। खाते जरूर खुलवा दिए उनको बेवकूफ बनाने के लिए। जहाँ तक बात रही कुंभ मेले की अस्थायी व्यवस्था के लिए जो धनराशि आवंटित की गई है, वह धनराशि भी मुझे लगता है कि सोमवार या मंगलवार तक उनके खाते में पहुंच जाएगी। मेलाधिकारी महोदय से मेरी कल बात हुई, मुख्यमंत्री से भी मेरी इस विषय में बात हुई। बाबा हठ योगी का कहना है कि कुंभ के लिए अखाड़ों को सरकार की तरफ से 1-1 करोड़ रुपए दिए गए थे, मगर ये रकम भी महज कुछ ही अखाड़ों को मिल पाई। मेला अधिकारी दीपक रावत इस पर क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। हमारी बैरागी अणियाँ हैं, उनके प्रतिनिधियों की ओर से एक अनुरोध पत्र मिला, जिसमें कहा गया कि वो ज़मीन अभी नहीं खरीद पाए हैं और इसमें और वक्त लगेगा ज़मीन खरीदने में, और भविष्य में ये ऐसे स्थायी कामों पे ही खर्च करेंगे और अपनी ज़मीन खरीद के ही करेंगे। इसके लिए समय विस्तार की मांग उनके द्वारा की गई है।
बैरागी अली अखाड़े की नाराजगी के बाद अब अखाड़ा परिषद भी मेला प्रशासन पर नाराजगी जाहिर कर रहा है। नरेंद्र गिरी का आरोप है कि कोरोना के बहाने कुंभ को टालने की कोशिश हो रही है। हवन इत्यादि नहीं करेंगे, भोजन प्रसाद नहीं, तो फिर कुंभ कैसा, किस काम में? इसलिए कुंभ को मना कर दे, आप लगने ही मत दीजिए। एक नाम मात्र का अगर आप कुंभ चाह रहे हैं तो ये कैसा कुंभ है? खाली लोगों को मतलब बेवकूफ या बुद्धू बनाने वाली बात है। इस तरह की व्यवस्थाओं जो भी हो रही हैं वह मुझे लगता है कि अधिकारियों के मन में कुंभ कराने की या तो इच्छा शक्ति नहीं है, या तो वो चाहते ये हैं कि कोरोना के बहाने मेला न किया जाए। देश भर के लोग इस इंतजार में कि हरिद्वार महाकुंभ दिव्य और भव्य होगा, मगर संतों की तकरार और मेला प्रशासन की अधूरी तैयारियों से लगता नहीं है कि इस बार कुंभ में कुछ खास रौनक रहने वाली है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। काशीपुर से भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा का कहना है कि उनके क्षेत्र की समस्याओं को अनसुना किया जा रहा है। चीमा का कहना है कि किसानों के धान के बकाया भुगतान अब तक नहीं हुए हैं, जिसके लिए वो कई बार कह चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उधम सिंह नगर और सोसाइटियों के डायरेक्टर, सचिव, मंत्री, मुख्यमंत्री तक बार बार अप्रोच किए जाने पर भी इसकी तरफ सरकार ने कोई ना तो किसानों को विश्वास दिया और ना ही भुगतान किया। मेरा इसके बारे में कहना यह है कि किसान ने धान दे करके, धान बो करके कोई गुनाह नहीं किया। सरकार के कांटे पर धान तुल गया है, इसका जल्द से जल्द भुगतान सरकार को करना चाहिए। उधर हल्द्वानी में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम और काठ गोदाम पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक इस्पात सेंटर पर छापेमारी की गई। कई दिनों से शिकायत मिल रही थी, जिसे लेकर पुलिस कार्रवाई करने पहुंची थी। पुलिस की कार्रवाई से इस्पात सेंटर संचालकों में हड़कंप मच गया। पुलिस का कहना है कि मौके पर काफी गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिसकी जांच की जा रही है। वहीं टिहरी में एक बार फिर से पानी के बिल का मुद्दा गरमाने लगा है। नई टिहरी जल संस्थान ने घरों के पानी के कनेक्शन काट दिए, जिसे लेकर लोगों में गुस्सा है। इससे गुस्साए लोगों ने जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पानी के बिल जलाकर लोगों ने विरोध जताया। लोगों का कहना है कि उनसे पहले वादा किया गया था कि बांध प्रभावितों को पानी में छूट मिलेगी। वहीं रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। डीएम ने सीतापुर और सोनप्रयाग में पार्किंग का निरीक्षण किया। डीएम ने दोनों पार्किंग के काम के रिपोर्ट हर दिन मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि त्रियुगी नारायण में टॉयलेट का निर्माण होगा, तो वहीं घोड़ा खच्चर पड़ाव में भी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।